एक्सरसाइज चीन के दबदबे को खत्म करना ड्रिल का मकसद। हार्दिक पटेल की भाजपा में एंट्री। हार्दिक ने कमलम में थामा कमल का साथ, कहा मैं भाजपा में शामिल नहीं हुआ, मेरी घर वापसी। जबलपुर के कैंट में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की शिरकत। पंचायत चुनाव में जीत के लिए युवाओं को दिया गुरु मंत्र, कहा मिशन 2023 का रखे लक्ष्य। पंचायत चुनाव को लेकर अधिकारियों की बैठक। व्यवस्थाओं को लेकर कलेक्टर ने जारी किए दिशा निर्देश। मतदान केंद्रों पर व्यवस्थाओं को लेकर किया निरीक्षण। कोरिया में अंत्यावसायी विभाग ने अधिकारियों पर रिश्वत का लगाया आरोप। ड्रोनधारियों ने लगाया आरोप। विभागीय अधिकारी ने आरोपियों को बताया गया। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। भारत और अमेरिका समेत 26 देश दुनिया की सबसे बड़ी नोवेल एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। अमेरिका के होनोलुलु और सैन डिगायो में इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस ड्रिल का मकसद चीन को यह दिखाना है कि साउथ चाइना सी समेत दुनिया के किसी भी समुद्री क्षेत्र में उसकी दादागिरी नहीं चलेगी। यह एक्सरसाइज 2 साल में एक बार होती है। इस एक्सरसाइज में रिम ऑफ पैसिफिक एक्सरसाइज 2022 यानी रिम पैक 2022 इसको नाम दिया गया है। गुजरात के चर्चित पाटीदार नेता हार्दिक पटेल आज भाजपा में शामिल हो गए हैं। बीजेपी में शामिल होने से पहले हार्दिक ने कोबा इलाके से बीजेपी कार्यालय कमलम तक रोड शो निकाला। इसके बाद करीब दोपहर 12:30 बजे वह कमलम में प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल की मौजूदगी में कमलम में कमल का हाथ उन्होंने थामा। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैं भाजपा में शामिल नहीं हुआ हूं, बल्कि ये मेरी घर वापसी हुई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जबलपुर की कैंट विधानसभा पहुंचे, जहां बूथ समिति की बैठक को संबोधित किया और नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में जीत के लिए युवाओं को गुरु मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि हर बूथ के लिए एक व्यक्ति तय करें, हर व्यक्ति वोट लाने का फोकस करे, नाराज अधिकारियों और कार्यकर्ताओं की जो नाराजगी है उसे दूर करने का काम करें, सभी जातियों के कार्यकर्ताओं को जोड़ें, महिलाओं की संख्या बढ़ाने का काम करें, मिशन 2023 का लक्ष्य रखें। सबसे बड़े राजनीतिक दल के बूथ की बैठक लेकर के आज इस विधानसभा के अंदर जो बूथ है उस बूथ की बैठक लेकर के आज यहाँ से बूथ मजबूत तो सब कुछ। कोरिया जिले के अंत्यावसायी विभाग के कार्यपालन अधिकारी कमलेश देवांगन पर रिश्वत लेने का आरोप लगा है। लोन लेने वाले ग्राहकों का कहना है कि शासन की योजनाओं के तहत ऋण दिलाने के एप्स में अधिकारियों द्वारा रिश्वत की मांग की जा रही है। वहीं जब इस पूरे मामले पर कार्यपालन अधिकारी से बात की गई तो उनका कहना था कि उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं वो गलत हैं। उन्होंने कहा कि मैंने और ना ही मेरे विभाग के किसी भी व्यक्ति द्वारा ऋण के एप्स में रिश्वत ली गई है। साजिश के तहत मुझे फंसाने का काम किया जा रहा है। बता दें, इस पूरे मामले को लेकर ग्राहकों ने कोरिया कलेक्टर को आवेदन दिया है। अब जांच की जा रही है। जांच के बाद ही पता चलेगा कि आखिर सच्चाई क्या है। हम लोग जिला अंत व्यवसायी से हम लोग का फॉर्म लोन के लिए आवेदन किए थे और अभी तक पैसा नहीं मिला है। और जब फॉर्म आवेदन किए थे उस समय 2-2 हज़ार लिया गया था कि पैसा मिल जाएगा। और आज हम कलेक्टर कार्यालय में हम इसी शिकायत को लेकर आए हैं कि हमें पैसा मिल जाए। 2,000 रुपये आवेदन के साथ मांग किए थे। 10,000 के लिए लोन के लिए पास हुआ था। सरकारी बैंक से हम लोग 2020 से मतलब कि लोन के लिए यहाँ जारी किए थे। वहाँ हम लोग को मतलब नकदी भुगतान लेके हम लोग को मतलब कि नहीं दिया जा रहा है उसका राशि, इसलिए हम लोग यहाँ किए गए थे। जो पैसा लेने का आरोप लगाया बेबुनियाद है और कोई इसका आधार नहीं, कोई तथ्य नहीं है। प्रकरण बैंक में जाता है, यहाँ पर जमा करने के बाद बैंक वाला सैंक्शन करता है, बैंक वाले ही लोन देता है। हम लोग लोन नहीं देते। बैंक प्रकरण का है, सबका प्रकरण जो पात्र पाए जाते हैं उनका प्रकरण संबंधित बैंक को भेजा जाता है। हितग्राही यहाँ तक बोलते हैं आप अपनी सुविधा का आधार पर बैंक का नाम बता दीजिए, उस बैंक को भेजा जाता है। बैंक वाले प्रकरण सैंक्शन करते हैं
उसके आधार पर सब्सिडी उन लोगों को 10,000 बैंक को दिया जाता है, ना कि हितग्राही दिया जाता है। हितग्राही हमारे पास आने कोई सवाल ही नहीं, और मेरे पहचानते भी नहीं कोई हितग्राही, मेरे पास कोई हितग्राही आते भी नहीं। चलिए, इस पर अधिक जानकारी के लिए कोरिया से हमारे साथ हरिओम पांडे हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। हरिओम, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? हरिओम, कार्यपालन अधिकारी पर रिश्वत के आरोप लगे हैं, वहीं कार्यपालन अधिकारी का कहना है कि जो आरोप लगे हैं वो गलत है, निराधार हैं। ये मामला कोरिया जिले का है, जहाँ पर स्वरोजगार योजना के तहत व्यवसायी विभाग के कार्यपालन अधिकारी पर घूस लेने का आरोप लगा है। सैकड़ों की संख्या में लोन हितग्राही पहुंचे थे, कलेक्टर के पास शिकायत की है और शिकायत का आवेदन पत्र कलेक्टर ने लिया है। अब जांच के बाद ही पता चलेगा कि कार्यपालन अधिकारी घूस ले रहे थे या फिर उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। जी, अधिकारी का क्या कहना था इस पूरे मामले को लेकर? आपकी बात हुई होगी उनसे? जी, अधिकारी से हमारी जब बात हुई है तो उनका कहना है कि मुझे फंसाने की साजिश हो रही है और मुझे फंसाया जा रहा है। मैंने कुछ ऐसा या फिर मेरे विभाग के किसी व्यक्ति ने लोन लेने के लिए घूस की कोई एवज में कुछ घूस लेने का कुछ मामला नहीं है, वो मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। उनका कहना है इस मामले में यही है। जी, तो कोई बात सामने निकल कर आई? किसका नाम लिया उन्होंने? क्या किसी पर उन्हें आशंका है? जी, कहीं ना कहीं यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में अगर लोन हितग्राही पहुंच रहे हैं और कलेक्टर के सामने अपनी मांगे रख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अधिकारी भी जांच के दायरे में आ रहे हैं और अधिकारी का कहीं ना कहीं पे घूस लेना साबित तो अभी नहीं हुआ है, जांच के बाद ही साबित होगा, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो मामला है और ये कलेक्टर अपने निर्देश पर जब इनकी जांच होगी तभी पता चल पाएगा। लेकिन सैकड़ों की संख्या में अगर ग्रामीण आ रहे हैं लोन हितग्राही, तो मामला कुछ ना कुछ संवेदनशील ही है। जी, तो जो हितग्राही आ रहे हैं उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है, कब सौंपा गया ये ज्ञापन और अब तक कलेक्टर की तरफ से क्या कुछ आश्वासन दिया गया? कहाँ तक कार्रवाई पहुंची? ये अभी कल ही कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया है, कलेक्टर को आवेदन दिया गया है और अभी कलेक्टर द्वारा अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए हरिओम। तो आपने देखा कि कोरिया से ये मामला था जहां पर विभागीय अधिकारी पर आरोप लगे हैं रिश्वत लेने के। अंतर व्यवसाय विभाग के ये अधिकारी हैं जिन पर आरोप लगे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब अधिकारी से इस पर बात की गई तो उनका कहना था कि ये आरोप गलत लगे हैं, उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि ये पूरा मामला कलेक्टर तक पहुंचा दिया गया है। अब वाहन की छानबीन के बाद ही पता चलेगा कि आखिर सच्चाई क्या है। सिवनी मालवा में कलेक्टर और निर्वाचन अधिकारी ने एसडीएम कार्यालय में पंचायत निर्वाचन के संबंध में सेक्टर अधिकारियों के साथ बैठक ली। इसके बाद उन्होंने दूर स्थित ग्रामों के मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने मतदान केंद्रों की व्यवस्था के संबंध में जरूरी दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा और वहीं मतदान केंद्रों पर चाक चौबंद व्यवस्थाएं हो जिससे मतदान सुचारू रूप से संपन्न कराया जा सके, ऐसे भी निर्देश दिए। विशेष तौर पर हम लोग इसी चीज़ पर फोकस कर रहे हैं कि कोई एरिया ऐसा तो नहीं है जो कि बारिश के समय पर कट जाता हो, जहाँ पर बारिश के समय पर मतदान दल को पहुँचने में समस्या होगी। उन क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से हम लोग प्रबंध कर रहे हैं कि मतदान दल वहाँ पर पहुँच सके। इसके अलावा ऐसे केंद्र, मतदान केंद्र जो कि बारिश के समय जिसमें पानी भर जाता हो या फिर वो कट जाते हों, वहाँ पर भी जो पानी निकासी के लिए हम लोग विशेष रूप से निर्देश दिए हैं। हरिगिरी महाराज ने शराबबंदी और दहेज को लेकर सर्व समाज की समीक्षा बैठक ली, जहां महाराज की इस बैठक में 30,000 से अधिक लोगों का जनसैलाब उमड़ा। वहीं आपको बता दें कि महाराज जी ने कहा कि शराबबंदी और दहेजबंदी को लेकर एक अभियान चलाया जाएगा। उसमें 90% लोगों ने इस बात को माना है और यह अभियान सफल भी रहा। गुर्जर समाज अब शराब मुक्त और दहेज मुक्त हो चुका है। उन्होंने कन्या भ्रूण हत्या और शिक्षा पर जोर भी दिया है। इसी बात को लेकर लोगों ने महाराज जी का फूल और मालाओं से स्वागत किया। भिंड का ये मामला जहां पर सर्व समाज की समीक्षा बैठक ली महाराज ने और इस बैठक में बड़ा जनसैलाब उमड़ा और सभी ने इस अभियान को
एक दिशा दी। जैसे देख सकते हैं, शराबबंदी, दहेजबंदी, इन सभी को लेकर यह अभियान चलाया गया था, जिसमें 90% लोगों ने इस बात को माना और इस अभियान को सफल भी बनाया। गुर्जर समाज अब शराब मुक्ति और दहेज मुक्त हो चुका है। उन्होंने कन्या भ्रूण हत्या और शिक्षा पर भी जोर दिया है। इस बात को लेकर लोगों ने महाराज जी की फूल मालाओं से उनका स्वागत भी किया है। इसको लेकर शराबबंदी, दहेजबंदी, हम जिस जगह पर रह रहे हैं, जिस समाज में रह रहे हैं, उस समाज में इन कुरीतियों से बिल्कुल जो गरीब मूर्ति थे, अशिक्षित थे, बिल्कुल खोखले हो चुके थे। उनकी दुर्दशा देखी नहीं गई। उसके बाद हमने हाथ जोड़े, समाज इकट्ठी की, पंचायतें की और लगभग हमें आस है कि दहेजबंदी और दारूबंदी पर 90% हमें सफलता इन जनता के विचारों से, समीक्षा बैठकों से हमें आस है कि 90% हमें सफलता मिलेगी। प्रदेश में निकाय चुनाव होने वाले हैं और इसी बीच जबलपुर में चुनाव आते ही अलग अलग पार्टी सामने आने लगी हैं। वहीं महाकौशल राष्ट्रीय पार्टी नगरीय चुनाव और जनपद पंचायत सरपंचों के चुनाव में अपनी प्रत्याशी पार्टी उतारने की बात कर रही है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सतीश नाग ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि जबलपुर में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा और मुख्यमंत्री सहित अन्य मंत्री भी जबलपुर में रहेंगे। इसके साथ ही निवासरत पदाधिकारियों को 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल जयप्रकाश नड्डा और मुख्यमंत्री से भेंट कर 5 सूत्रीय मांगों पर ज्ञापन सौंपेंगे और साथ ही पार्टी के समस्त पदाधिकारियों को जबलपुर की 8 विधानसभाओं में विधानसभा चुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया है। पंचायत एवं नगरीय निकाय को लेकर के महाकौशल राष्ट्रीय पार्टी की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है और मध्य प्रदेश में जब से मध्य प्रदेश की स्थापना हुई है 1956 से, यहाँ पे 46 वर्ष तक कांग्रेस की सरकारें रही, 20 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, लेकिन कोई भी ऐसा काम युवा और नौजवानों के लिए इन लोगों ने नहीं किया और हमेशा से महाकौशल की उपेक्षा हुई है। महाकौशल जो सबसे ज़्यादा खनिज संपदा का भंडार है, बौद्धिक प्रतिभा के यहाँ बड़े बड़े लोग हुए, एशिया की सबसे ज़्यादा यहाँ ये साइकिलें चलती हैं। यहाँ के बहुत सारे लोगों ने अपना नाम साहित्य में, कला में, क्षेत्र में काम किया, पर जितना विकास अन्य जिलों का मध्य प्रदेश के अंदर हुआ है, जबलपुर का बिल्कुल नहीं हुआ है। और इसमें गलती जनता की नहीं है, जनता ने जिन लोगों को वोट दिया है उन लोगों की गलती। उन्होंने कभी भी जबलपुर की कोई भी मांग विधानसभा और लोकसभा में कभी नहीं उठाया। पहले कभी कुछ नेता थे जो जनवादी नेता थे, आवाज़ उठाते थे, और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ है, यहाँ कोई विकास नहीं हुआ है। शिवराज सिंह चौहान जी झूठ बोलने का काम करते हैं, सुबह से उठते शाम तक उनका झूठ चलता है। हर दिन एक पौधा लगाने के अपने संकल्प के अनुसार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर प्रवास के दौरान सर्किट हाउस में नीम और बरगद के पौधों का पौधारोपण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पेड़ धरती को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, पक्षियों और जीव जंतुओं को आश्रय देते हैं। वहीं कहा कि भूमि के कटाक्ष, अच्छी वर्षा और स्वच्छ पर्यावरण के लिए पेड़ पौधों का होना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए हर व्यक्ति को शादी विवाह के अवसर पर, जन्मदिन पर, विवाह की वर्षगांठ पर, माता पिता की पुण्यतिथि पर या फिर अन्य विशेष अवसरों पर पौधे लगाना चाहिए। समाज से भी पौधा लगाते हैं, ये हम पौधा नहीं लगाते, जीवन रोपते हैं। धरती को बचाने का अभियान है ये हमारा, क्योंकि पौधा न केवल हमें ऑक्सीजन देता, बल्कि एक वृक्ष पौधा कई जीव जंतुओं को, कीट पतंगों को आश्रय देता है। चिड़ियाएँ उस पर बैठ के चहचहाती है, पक्षियों को ज़िंदगी मिलती है, धरती को नवजीवन मिलता है। इसलिए मेरी सबसे अपील है, अपने जन्मदिन पर, शादी की वर्षगांठ के अवसर पर, अपने बेटा बेटियों के जन्मदिन पर या अपने माता पिता की पुण्य स्मृति में पेड़ जरूर लगाएं, धरती बचाएं।
घटना पृथ्वीपुर के मढ़िया गांव की है, जहां शादी समारोह में शामिल होने आए 2 नाबालिग तालाब में डूब गए। जानकारी अनुसार नाबालिग तालाब में नहाने गए थे और इस दौरान तालाब में डूब गए, जिसमें एक 12 साल के बालक दौलत केवट की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरे बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। डिंडौरी जनपद के ग्राम पंचायत घुसिया के टीमर टोला में ग्रामीण बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं, जहां गांव की ग्रामीण महिलाएं पानी के लिए 30 फीट गहरे कुएं में उतरना उन्हें पड़ रहा है, जिससे कभी भी पानी के लिए जान जा सकती है, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने कलेक्टर को भी की है, लेकिन गांव के हालात नहीं सुधर रहे, जिसको लेकर ग्रामीणों में पानी को लेकर इतना आक्रोश है कि चुनाव के समय में भी पानी नहीं तो वोट नहीं का नारा लगाने लगे हैं। लेकिन जिले के जिम्मेदारों को ग्रामीणों की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि नल जल योजना तो स्वीकृत हो गई है, लेकिन पानी मिलेगा या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। ग्राम घुसिया ढीमर टोला है ये मोहल्ला, जहाँ जो है पानी की विकराल समस्या हो चुकी है, लेकिन शासन प्रशासन जहाँ सोए हुए, न तो यहाँ कुछ सुविधा, रोड का भी सुविधा नहीं है, प्लस पानी का भी। यहाँ रात दिन से आदमी आते हैं, लेकिन पानी कहीं को मिलता है, कहीं को नहीं मिलता, लड़ाई झगड़े तक हो जाते हैं। भाई पानी सबको चाहिए, लेकिन पानी नहीं मिल पा रहा है। हम लोग कलेक्ट्रेट भी गए थे कि महोदय जी हमारी समस्या का समाधान करो, लेकिन शासन जान रही है कि यहाँ पानी की समस्या है, फिर भी शासन जो सोई हुई है। तो शासन ये मतलब कहना चाहते हैं कि हमारे गांव में जो पानी की समस्या का समाधान करे, नहीं तो हम आने वाले जो है चुनाव में वो हम लोग बहिष्कार कर देंगे। अभी टैंकर वगैरह की कोई व्यवस्था नहीं है? टैंकर तो आती है सर, लेकिन टैंकर में है कि एक दिन आता है तो 2 दिन नहीं आता। तो आदमी इतनी जनसंख्या, कम से कम 2 से 3 हजार आबादी जनसंख्या है, तो उसमें एक लोटा भी पानी भरेंगे तो पूर्ति नहीं हो पाती। लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, धक्का मुक्का हो जाते हैं। पानी की सबको जरूरत है, भाई गर्मी की समस्या टाइम है तो पानी सबको चाहिए, लेकिन आदमियों को क्या कहें, अब सरकारी ध्यान नहीं दे रहा है। तो पानी की क्या हम लोग पानी चाहिए, हम दिन भर पानी में धूप में रहते, कुआं नरवन में रात भर सोथन ही आए। एक घंटा हम लोग कोई यहाँ नहीं मिले पानी के मारे। हम कच्चा कदई थोरू खाबो पानी के मारे, सारा दिन हम धूप में रहते। हम लोग पानी चाहिए, हम लोग पानी चाहिए। कुआं भी कोई यहाँ हम लोग यहाँ नहीं बताए। हेड पंप वगैरह नहीं है? हेड पंप कुछ नहीं है, आते हैं देख के चले जाते हैं हलाई मार। हेड पंप है, पानी नहीं है। कुआं कितने हैं? कुआं तो 4 कुआं है, सब झुर रहा है कुआं। सूखे हैं? सूखा। टैंकर वगैरह से पानी आने की सप्लाई कुछ टैंकर आता है, 1 टैंकर देता है, 3 टोला है, और एक दिन आता है, एक दिन नहीं आवा। कहाँ से पूछे एक टैंकर पानी, और गंदा पानी लान के देला पीथन का करी भाई, मजबूरी है हमारी। भैंसी लोरी है। में रहने वाले बुजुर्ग ने अपनी ही 12 बोर की बंदूक से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया और बुजुर्ग ने आत्महत्या क्यों की इसका कारण अभी तक सामने नहीं आया है। फिलहाल पुलिस ने उसकी बंदूक जब्त कर ली है और लाइसेंस की जांच की जा रही है। 2 बजे के लगभग हरभजन सिंह पिता करतार सिंह अपने 43 मोहल्ला में रहते हैं। तो सूचना मिली थी कि उन्होंने अपने हाथ 12 बोर की गोली से सिर में गोली मारकर सुसाइड कर दिया। सर क्या कारण सामने आया? अभी पोस्टमार्टम के लिए एमआई भिजवाया है, क्योंकि घटना ऐसी थी कि परिजन अभी कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। पोस्टमार्टम हो जाए, उनके जो 1-2 दिन का क्रिया हो जाए, उसके बाद फिर अपन बात करेंगे। सर मृतक क्या काम करता है और कितनी उम्र थी? मृतक की 74 साल की उम्र है। क्या काम करते हैं? उनके लड़के बिजनेस करते हैं, उनके संबंध में भी कुछ। अलीराजपुर जिले के जोबट में नगर परिषद अध्यक्ष ने 5 दिवसीय निःशुल्क तीर्थ यात्रा का आयोजन किया। वहीं इस आयोजन में हिंदू समुदाय की महिलाओं को धर्म के प्रति जागरूक किया गया। साथ ही यात्रा रवाना होने से पहले कृष्ण मंदिर में भगवान की आरती की गई और शोभा यात्रा भी निकाली गई, जिसमें पूर्व विधायक माधव सिंह डावर ने यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं इस यात्रा में 400 महिलाओं का दल रवाना किया गया। हमारे नगर परिषद अध्यक्ष रमीला चौहान ने यह मतलब शुभ यात्रा मथुरा वृंदावन की तीर्थ यात्रा महिलाओं के लिए की है।
उसमें 451 महिलाएं यात्रा पर जा रही हैं। हमको यात्रा को लेके बहुत उत्साह है और सभी महिलाओं को मथुरा वृंदावन जैसे तीर्थ नगरी में जाने का शुभ अवसर नगर परिषद अध्यक्ष और दीपक चौहान सर जी उनके द्वारा हमें उनके तत्वाधान में यह यात्रा आयोजित की जा रही है। आज जोबट नगर से मथुरा वृंदावन की 400 महिलाओं की यात्रा है। परम पूज्य गुरु 1008 योगेश्वर महाराज जी के आशीर्वाद से ये यात्रा आयोजित की जा रही है। ये 5 दिवसीय यात्रा है। इसमें हम मथुरा वृंदावन और अंत में उज्जैन महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे और यात्रा जोबट आएगी। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अधिक अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार। सपना होगा साकार। गजानन स्टील देगा आपका भरपूर साथ। अपने